डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम वेरी हैप्पी कि आपके सामने ये वीडियो लेके मैं आ पा रहा हूँ क्विकली, और इसमें हाथ है मेरे कई कई स्टूडेंट्स का, और जो मेंबरशिप ग्रुप है उन स्टूडेंट का भी। आप सोच रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे, पॉल साइंस हेल्प पे। और हम चर्चा कर रहे हैं CUET PG 2025, जिसके मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चन एनालिसिस एंड ए काइंड ऑफ कट ऑफ, जिसके लिए आप बहुत उत्सुक होते हैं। थोड़े दिन की बात है, लेकिन फिर भी उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं CUET PG 2025 मेमोरी रिकॉल, जो कि यूजफुल होगा आने वाले तमाम एग्जाम, जो JMI, AMU, सिपेट एंड CPG, जितने भी एग्जाम बचे हैं जो आउट ऑफ CUET PG फोल्ड है, उनके लिए बेहद उपयोगी होगा। लेट अस बिगिन। ये आप में से कई लोग वेट कर रहे हैं साउ के लिए, JMI, AMU, CPG, सिपेट उड़ीसा के लिए। तो पिछली बार की तरह ही जो है इस बार भी एक कंबाइंड बैच लाने की कोशिश है। बहुत जल्द इसकी अनाउंसमेंट की जाएगी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो इसमें टेंटेटिव मैंने दिया है कि क्या होगी। बेसिकली ये चूंकि कंबाइंड बैच होता है, तो कुछ जो है टेस्ट पेपर साउ के लिए कस्टमाइज होंगे, कुछ JMI के लिए, उसमें भी IR पॉल साइंस के अलग अलग, AMU की एक पेपर होती है तो उसके लिए कुछ पेपर होंगे, CPG के लिए स्पेसिफिक एक दो पेपर होंगे, और सिपेट उड़ीसा के लिए स्पेसिफिक पब एड ऑन पॉल साइंस के लिए पेपर्स होंगे। और सभी पेपर पे जो है लाइव डिस्कशन होगी, मिनी लेक्चर होगी। तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ सकता है यदि आप इन सब एग्ज़ाम को ले रहे हैं। पूरे प्रोसेस को आप इंजॉय कर सकते हैं। यदि आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नेम, टेलीग्राम ID और मोबाइल नंबर इस पे भेजें, आगे आपको गाइड की जाएगी। ऑफ कोर्स यू नो कि फॉर सम फ्यू डेज इन द लास्ट मंथ ऑफ मार्च आप बहुत कम कॉस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी ऑन होगा। अब आइए इन 75 क्वेश्चन को चर्चा करें। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ऑल 75 क्वेश्चंस हैव बीन रिकॉर्ड। लेकिन आप ऐसा मान सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन हिले हुए होंगे। हो सकता है कि यहाँ आपको दिख रहे हैं, उस फॉर्म में आपको ना दिखे, या वो क्वेश्चन बिल्कुल ही ना हो। बिल्कुल ना होने के चांसेस कम हैं, लेकिन इधर उधर होने के चांस तो बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि 100% क्वेश्चन ये यहाँ पे यही है, लेकिन ऑलमोस्ट 90% से ऊपर आप कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरी मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने कोई इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि ऑप्शन देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो सीधा मैंने क्वेश्चन और आंसर दे दिया है। प्लीज डोंट माइंड, बहुत ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि ये वीडियो बहुत जल्दी लाना था। लेकिन मैं बहुत कुछ बोलूंगा, बक बक करूंगा, शायद उसको आप यदि आंख बंद करके सुनो तो काफ़ी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत तेजी से। फर्स्ट, हु सेड सिटीजनशिप इज फुल मेंबरशिप इन कम्युनिटी? फुल मेंबरशिप मतलब जो स्टेटस देती है आपको, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स देती है, एक तरीके लिबरल थिंकर TH मार्शल ने ये कहा था सोशल क्लास एंड सिटीजनशिप नाम के बुक में, एक लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको इजी रख सकते हैं। ट्रैगवे ली जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे, वो किस कंट्री के थे? सुपर इजी क्वेश्चन, अनदर। तो जिसको भी मैं टिक मार रहा हूँ वो सब इजी क्वेश्चन आप ले लीजिए। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इंडिया में कब आया? ये उतना इजी नहीं है, वैसे मैंने कई बार बताया था, ये मीडियम लेवल का है। 2001 में इसके थ्रू जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी बनती है, BEE। व्हाट इज परवर्टेड फॉर्म ऑफ एरिस्टोक्रेसी? एरिस्टोक्रेसीज जो है एरिस्टोटल के फॉर्मुलेशन में, जो उन्होंने आइडियल टाइप कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट किया था, उसमें रूल ऑफ फ्यू वाइज मैन है, वाइज पीपल कह लीजिए, ऑफकोर्स उनके लिए तो मैन ही होगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ मैनी। उसका जो परवर्टेड फॉर्म है वो ओलिगार्ची हो जाता है, जहाँ पे कुछ रिच एंड वेल कनेक्टेड पावरफुल लोग शासन करते हैं अपने ही इंटरेस्ट में, कुछ ही लोगों के इंटरेस्ट में, ओलिगार्ची। तो इससे जो है, इस क्वेश्चन से आप जो परवर्टेड फॉर्म है, लाइक मोनार्की उनके लिए वर्चुअस फॉर्म था, सिंगल रूलर हु रूल इन द इंटरेस्ट ऑफ मैनी। उसका परवर्टेड फॉर्म जो है टिरेनी हो जाता है, विच इज रूल इन द इंटरेस्ट ऑफ वन। एरिस्टोक्रेसी का ओलिगार्ची, और पॉलिटी विच इज द रूल ऑफ मैनी इन द इंटरेस्ट ऑफ मैनी, उसका परवर्टेड फॉर्म डेमोक्रेसी हो जाता है। यस, डेमोक्रेसी वॉज ए परवर्टेड फॉर्म इन व्यू ऑफ एरिस्टोटल, वेयर मैनी रूल इन द नेम ऑफ मासेस बट इन द इंटरेस्ट ऑफ ओनली फ्यू। कुछ लोगों के इंटरेस्ट में ही डेमोक्रेसी में उनके अनुसार से रूल होता है, कहने को वो मासेस के बिहाफ में रूल करते हैं। हु गेव गया हाइपोथेसिस? जेम्स लवलॉक ने ये बहुत फेमस थ्योरी दिया, जिसमें कि अर्थ और उसके जो इनऑर्गेनिक सिस्टम मिल करके एक लिविंग सिस्टम बनाते हैं, मतलब सांस लेती है।
अर्थ एक जिंदा, केवल अर्थ ही नहीं, जो उसकी हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, जो उससे परत सटे हुए इनऑर्गेनिक है, वो और अर्थ मिल करके एक लिविंग सिस्टम बनाते हैं। गया हाइपोथेसिस। हु सेड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल पुअर एंड रिच? इसमें जो सबसे अच्छा, चूंकि इन सब में जो है थॉमस पॉग आंसर होगा। आप इसको गेस भी कर सकते हैं। इनकी जो बुक है, मुझे तो अभी याद नहीं है, लेकिन ग्लोबल जस्टिस, व वेरी फेमस बुक, ग्लोबल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, या जो भी है देख लीजिए। इसमें जो है जॉन रॉल की लॉ ऑफ पीपल भी ग्लोबल जस्टिस पे है। अमर्त्य सेन भी कुछ काम करते हैं, कैपेबिलिटी अप्रोच एंड आइडिया ऑफ जस्टिस, ये सब लिखते भी हैं। लेकिन आई थिंक द बेस्ट आंसर इज थॉमस पॉग। मीडियम लेवल का ये है और ये इजी है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, नॉलेज विदाउट जस्टिस ऑट टू बी कॉल्ड कनिंग कनिंग रादर देन विजडम। ये किसने कहा है, ये पूछा गया है। जिस तरीके से इसमें ऑप्शन दिया गया था, स्टूडेंट ने कहना कि काफ़ी इजी हो जाता है, फिर भी मैं इसको मीडियम लेवल पे कह सकता हूँ। इस लाइन का बहुत प्रोफाउंड मीनिंग आप सोच के देखिएगा कि नॉलेज आपको जो है न्याय करने के लिए दिया जाता है, नहीं तो ये मिसचीफ है। नॉलेज का मिसचीफ आप जानते हैं, साइबर क्राइम करें या क्राइम को, वे बहुत नॉलेजेबल होते हैं। हु वॉज बॉल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी फाउंडर? तो लेनिन। ये सब काफ़ी आसान क्वेश्चन है। विच अमेंडमेंट वॉज रिलेटेड विद द इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? चलिए, मेंशन इन द प्रियम्बल विथ रेस्पेक्ट टू आर्टिकल 38(2)। ये क्वेश्चन खासा डिफिकल्ट मैं इसको रखूंगा। ये 44th अमेंडमेंट से किया गया था। 38(2) को पढ़ लीजिएगा, किस तरीके से ये सोशल जस्टिस लाती है बिटवीन ग्रुप। ये 44th अमेंडमेंट 1978 में किया गया था। डिफिकल्ट क्वेश्चन। सार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? शायद ऐसा नहीं पूछा गया था, सार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच कंट्री था, जो कि ढाका, बांग्लादेश में। आगे मैंने ये क्वेश्चन दिया भी, इसलिए एक तरह से डुप्लीकेट हो जाता है, आप इसको गौर कीजिएगा। वैसे ये 8 दिसंबर 1985 को ये ढाका में इस्टेब्लिश हुआ था। विच कंट्री ज्वाइंट सार्क इन 2007? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अफगानिस्तान एज ए 8th मेंबर ऑफ सार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग एडॉप्टेड ओपन डोर पॉलिसी? डैंग जियोपिंग जब वहाँ पे थे शासक, तो 1978 में चाइना ने अपने दरवाजे ओपन किए दुनिया के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए। और उस समय से अभी तक जो है चाइना इकोनॉमिक मामले में लगभग जो है ओपन डोर पॉलिसी या कैपिटलिस्ट पॉलिसी अपनाती है, जबकि पॉलिटिक्स में वो एक कम्युनिस्ट है। वे एक अजीब सा कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं। सो डैंग जियोपिंग, चाइना। इसके जो ऑप्शन थे वो इसको काफी आसान बना देते हैं स्टूडेंट के अनुसार। हु इज द ऑथर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर? ये तो बहुत ही फेमस बुक है, 1948 की मुझे लगता है। हर्बर्ट साइमन, डिसीजन मेकिंग थ्योरी जिन्होंने दिया, और इनको जो है इस बुक के लिए खास करके, और भी कई काम, लेकिन इस बुक के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी 1974 में मिला था, चेक कर लीजिएगा। द टर्म वेटू इज एसोसिएटेड विथ मैकियावेली। वी ऑल नो वेटू जो है ये वर्चू नहीं है, ये इटालियन वेटू है, जिसका मीनिंग रफली होता है इंटरप्राइज, उद्यमिता, या ऑडेसिटी, एक्सट्रीम करेज। इस टाइप की जो जो पौरुष होना चाहिए एक राजा में, वो वर्चू से जो है मैकियावेली दर्शाते हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हुई थी, उसने किस आर्टिकल को ऐड किया था? वी ऑल नो कि ये आर्टिकल 21A है, जो राइट टू एजुकेशन है बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो ये आसान क्वेश्चन है। आर्टिकल 243 के किससे रिलेटेड है? तो इलेक्शन टू पंचायत। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये के आई ये सब याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हु रोट टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी? शायद इस तरीके से पूछा गया था कि हु हैज डिस्टिंग्विश बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी इन हिज एसे टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। मे बी लाइक दिस। जो भी हो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यू ऑल नो कि इसे आप बढ़ लें। द कोर्ट लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। ये किससे एट्रीब्यूटेड है? वी ऑल नो जॉन ऑस्टिन। लेकिन ये मीडियम लेवल का है उनके लिए जो बहुत कम थोड़ी पढ़ाई करते हैं। अदरवाइज इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। 19 नंबर, द कोर्ट मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन। ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो उनकी बुक है 1762, उसका ओपनिंग लाइन है ये, या कह लीजिए फर्स्ट जो एक बुक के खोलते हैं तो आपको जो लाइन दिखता है। तो ये रूसो की है कोट। वेरी इजी। विच ऑफ दीज इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, यूएसए हैव वीटो पावर इन यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? वी ऑल नो कि यूएसए, यूके, फ्रांस एंड चाइना एंड रसिया, ये 5 जो है इनको वीटो पावर है, जिसको परमानेंट मेंबर कहते हैं। P5 भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिए। यहाँ ये भी याद कीजिए कि P5+1 में जर्मनी को जोड़ा जाता है, P5+1।
द मित्र मेला ए रिवॉल्यूशनरी सेक्रेट सोसाइटी किसने फाउंड किया था? ये जिस तरीके से ऑप्शन दिया गया था ये भी उतना मुश्किल नहीं था, सावरकर जी ने किया था। सावरकर जी के अभिनव भारत ये सब नहीं देखे इन्होंने, ये थोड़ा सा दिया, इसलिए ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। 22 कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसको सेडाओ कहते हैं शॉर्ट में, इसकी डेट स्टूडेंट हमेशा याद करते हैं, फिर भी मैं मीडियम लेवल कर रहा हूँ, 1979। सभी ह्यूमन राइट के याद करते हैं, मैं स्टूडेंट को हमेशा कहता हूँ। विच इज़ नॉट वन ऑफ द सप्तांगा बाय कौटिल्य, 7 अंग जिसमें कि स्वामी के अलावा जो अमात्य हैं, जनपद हैं, दुर्ग, कोस, मित्र, दंड मतलब आर्मी, ये सारे हैं, लेकिन शक्ति उसमें नहीं आता है, तो ये भी बहुत आसान था। विच इज़ नॉट वन ऑफ द सदगुणा बाय कौटिल्य, उनके जो सदगुणा है या फॉरेन रिलेशन थ्योरी, वो संधि, विग्रह, यना, आसना, समश्रय, दो अधिभाव है, उसमें दाना नहीं है, तो ये ऑड वन आउट था, वेरी इजी। हु वॉज फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया? बोरिस येल्त्सिन, ये भी आसान है। विच ईयर आसियान रीजनल फोरम वॉज फाउंडेड? 1994। स्टूडेंट डेफिनेटली याद करते हैं, बट मीडियम लेवल। विच आर करेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स, ये घिसा पिटा क्वेश्चन है, द होगा। The unity and struggle of opposite, the transformation of quantity into quality and quality into quantity, the negation of the negation, सभी इसमें करेक्ट है, मीडियम लेवल का बट इजी कह सकते हैं। What was J.S. Mill's valid ground for state coercion? बेसिकली टू प्रिवेंट हार्म टू अदर, केवल यदि आप किसी को चोट पहुंचाते हैं, मतलब उसके सेल्फ प्रिजर्वेशन पर बन आती है, तभी स्टेट जो है आपको रोक सकता है, इसको वो हार्म प्रिंसिपल कहते हैं। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन वॉज वन ऑफ द ऑप्शन, लाइक जस्टिस था और कुछ कुछ और था, वेलफेयर था, लेकिन सेल्फ प्रिजर्वेशन या हार्म प्रिंसिपल से आप रिलेट कर सकते हैं। सो मीडियम लेवल का या डिफिकल्ट भी आप कह सकते हैं। 29. Which was the last country to join EU in 2013? We all know कि last country to join European Union was Croatia, ये 28th country था। बाद में जो है इससे ब्रिटेन निकल जाता है 2020 में ब्रेक्सिट से, तो फिर अभी 27 ही रह जाता है। सो क्रोएशिया स्टिल इज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन। क्रोनोलॉजिकली तो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट इसको याद करते हैं। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ सार्क, ये जो है इसमें कुछ कुछ था, हो सकता है कि मैंने सही सारा नहीं दिया हो, लेकिन एक जरूर था, गुलाम सरवर एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, और मेरे स्टूडेंट जरूर इसको याद रखे होंगे कि गुलाम सरवर अभी करंट सेक्रेटरी जनरल, तो इससे लेटेस्ट इवेंट कोई नहीं है, और ये सब एक ही ऑप्शन था जिसमें ये लास्ट में था, इसके चलते ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन बन जाता है यदि आपने इस बात को ध्यान रखा हो, अदरवाइज ये टफ क्वेश्चन हो सकता था। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द टाइप्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इनविजन्ड या ऐसे envisioned by Karl Marx as historical progression of human society, तो उनके अनुसार से सोसाइटी जो क्लास स्ट्रगल से जो आगे बढ़ती है, सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, फिर मास्टर स्लेव सोसाइटी आती है, फिर लॉर्ड एंड सर्फ वाली फेडरलिज्म, फिर कैपिटलिज्म जो बाद में सोशलिज्म एज ए ट्रांजिशन सोसाइटी, और फाइनली कम्युनिज्म में जो है कन्वर्ट होगी। तो ये क्वेश्चन मीडियम आप कह सकते हैं। ट्रेड रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड कम्स इन द डोमेन ऑफ WTO, ये सब लड्डू क्वेश्चन है, बिल्कुल लड्डू। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड, ये तो डुप्लीकेट हो गया, डुप्लीकेट कह लीजिए, डुप्लीकेट नॉट डिफिकल्ट, तो इसको मीडियम लेवल मैंने पहले भी कहा है। नोटा ऑप्शन मतलब कि आप जो लगा सकते हैं निशान या बटन दबा सकते हैं, नन ऑफ द एबव मतलब कोई भी हमको नहीं चाहिए, ये 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही ऑपरेशनलाइज होता है। विच अप्रोच टू कंपेरेटिव पॉलिटिक्स फोकसेज ऑन इंटरेस्ट ऑफ द एक्टर्स, ये आसान होना चाहिए। रैशनल चॉइस थ्योरी, जिसमें कि इकोनॉमिक्स से लिया गया है, मतलब हर एक्टर जो है पॉलिटिकल डोमेन में अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, मीडियम लेवल कह सकते हैं। बाउंडेड रैशनलिटी किसने कॉइन किया? हर्बर्ट साइमन ईजी। श्री विजयपुरम इज द कैपिटल ऑफ, इस जिस तरीके से ऑप्शन दिया गया था कि आप समझ सकते हैं कि और कोई तो होगा नहीं, कोई आइलैंड कंट्री का रखा गया होगा, पोर्ट ब्लेयर को चेंज करके श्री विजयपुरम, तो ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं। फॉर गांधी जी इस टाइप से कुछ दिया गया था, अहिंसा इज एंड एंड सत्य इज द मीन्स, इसका सही जो है इट इज नॉट कि ये तो उल्टा है, गलत है, और बोथ मीन्स एंड एंड नहीं है, अहिंसा मीन्स है और सत्य जो है वो एंड है। अल्टीमेट जो ट्रूथ को पाना जो है वो गोल है, और उसका जो रास्ता है वो मीन्स। उनके लिए वो डिओन्टोलॉजिकल थिंकर थे, तो उनके लिए मीन्स जो है एज इंपॉर्टेंट एज एंड होता है, तो इसलिए दिस वाज करेक्ट। विच आर्टिकल मेंशन द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कुछ अलग तरीके से था, सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल एडवाइजरी
एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन किस आर्टिकल में है, शायद इस टाइप का था, लेकिन मुझे लगता है वो तो अलग अलग आर्टिकल में है। यू शुड नो कि आर्टिकल 131 में एज ए फेडरल कोर्ट जो झगड़ा निपटाना है दो दो और स्टेट के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच, कुछ स्टेट और सेंटर के बीच में, कुछ स्टेट और कुछ स्टेट के बीच में, ये आर्टिकल 131 में है। आर्टिकल 132 से लेके मुझे लगता है 134 या 135 तक जो है अपीलेट जुरिस्डिक्शन है और 143 जो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। यहाँ ये भी याद रखना चाहिए आपको कि आर्टिकल 32 उसको जो कि रिट इशू करने का पावर है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट, वो भी एक्सटेंसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के दायरे में आता है सुप्रीम कोर्ट का। तो चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हिला हुआ है लेकिन इसी तरह से था, आर्टिकल 131 से रिलेटेड था और जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से, इसको मीडियम लेवल का आप कह सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट किस फेमस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का परिणाम था, ये केएस पुट्टीसामू केस है। सभी इसको याद रखते हैं लेकिन फिर भी मैं मीडियम कहता हूँ। विच इज मैच करेक्टली, इस तरह से मैच करना आया था, मैंने इसको मैच करेक्टली कर दिया है। डेविड ईस्टर्न सिस्टम अप्रोच, चार्ल्स लिलबॉम इंक्रीमेंटलिज्म, ग्रुप थ्योरी डेविड ट्रूमैन और रैशनल चॉइस एंथनी डोंग्स। इसमें सारे ऑप्शन सही नहीं होंगे जो एक्चुअल आए होंगे, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन था जिसको मैं मीडियम कैटेगरी में रख रहा हूं। 42 नंबर देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एनार्किकल विच कंपेल्स स्टेट टू परसू रिलेटिव पावर फॉर देयर सेल्फ हेल्प। ये कोर प्रिंसिपल है स्ट्रक्चरल या नियो रियलिज्म का। सो आई विल गो विथ केनेथ वॉल्ज, जिन्होंने थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक तरह से प्रोपाउंड किया स्ट्रक्चरल या नियो रियलिज्म। यहाँ पे मेरसेमर हैं जो कि ऑफेंसिव नियो रियलिस्ट कहलाते हैं। मॉर्गनथाउ क्लासिकल रियलिस्ट, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन बुक के क्रिएटर। और थ्यूसीडाइडस जो है एंशिएंट काल में जो पेलोपोनेसियन वॉर लिखते हैं, क्लासिकल रियलिस्ट कहलाते हैं। थॉमस हॉब्स और मैकियावेली के साथ कह सकते हैं इनको आप। और पीछे यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को आपको पता है कि कैसे कल्चरल, एक सोशल एंड कल्चरल बहुत सारे एक्टिविटी पूरे दुनिया में करती है। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए आ गया कि यूनाइटेड स्टेट जो है इससे बाहर जाने की बात करने लगा। इसकी हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली, इसको मीडियम लेवल कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, ये थोड़ा क्वेश्चन मीडियम लेवल का है। द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म प्राइमरली फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल राइट्स सच एज वोटिंग राइट, सही है, जो कि मिड 19 से अर्ली 20th सेंचुरी तक का टाइम रहता है। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो 1950s-60s में आता है, सॉ रेडिकलाइजेशन एंड एक्सपेंडेड इट्स फोकस टू इशू लाइक वर्क प्लेस इक्वलिटी, रिप्रोडक्टिव राइट। बिल्कुल, इसमें आप साइमन de Beauvoir, कैट मिलेट, इन सबको याद कर सकते हैं। द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जिसमें कि इंटरसेक्शनलिटी आ जाता है, डी रेडिकलाइज द मूवमेंट। इससे ये गलत हो जाता है, इसने डी रेडिकलाइज नहीं किया। ये ऑफ कोर्स ये कई धाराओं में बढ़ जाता है, ब्लैक फेमिनिज्म, कलर फेमिनिज्म और, लेकिन डी रेडिकलाइज तो नहीं, ये भी रेडिकलाइज ही था। एंड फोर्थ वे, तो इसको आप गलत कर सकते हैं। एंड फोर्थ वेव फेमिनिज्म इंटीग्रेट्स डिजिटल एक्टिविज्म, मी टू मूवमेंट एंड सोशल मीडिया एंड फोकस ऑन इशू लाइक व्हाट, लाइक सेक्सुअल डिपिक्शन, पोर्नोग्राफिक, वुमेन के बॉडी को जो शेम किया जाता है या उनको वर्क प्लेस में जो इश्यूज होती, इस तरह के इश्यूज को जो है, और मी टू मूवमेंट में जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हैं, तो ये फोर्थ वेव में है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट यदि आप देखें तो एक है, तो इसको मीडियम में रख सकते हैं। विच ऑप्शंस आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन इन इंडिया? सो नो पॉलिसी कैन पास विदाउट द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट। ये गलत है, क्योंकि हर पॉलिसी को कैबिनेट नहीं जाना होता है। कई बार जो है जो मिनिस्टर होते हैं उसके लेवल से पॉलिसी अप्रूव हो जाते हैं, यदि वो पावर डेलीगेटेड हो मिनिस्ट्री को। तो अब पता नहीं उन्होंने किस फॉर्म में पूछा था, लेकिन फैक्ट ये है। लेजिस्लेचर इज कंसर्न विद पासिंग ऑफ सेंट्रल पॉलिसी। यस, कई सेंट्रल पॉलिसी को इनैक्ट करना पड़ता है लॉ के थ्रू, तो उसके लेजिस्लेचर हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी या एडमिनिस्ट्रेशन इज डेलीगेटेड पावर टू फ्रेम पॉलिसी। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी फ्रेम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशनल गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये उनको डेलीगेट, इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं, जिसके लिए कमिटी है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। जुडिशरी कैन ब्रिंग चेंजेस टू पॉलिसी। ये भी सही है, आपने देखा है कि कैसे टेलकम स्पेक्ट्रम एलोकेशन की पॉलिसी, क्रीमी लेयर और कोल ब्लॉक ऑक्शन की पॉलिसी, कई पॉलिसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से बदली है या नई पॉलिसी भी आई है। तो इसको छोड़ करके, ए को छोड़ के सब सही है। ये डिफिकल्ट लेवल में आप रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन इन इंडिया? ओके, ये तो सॉरी कि ये डुप्लीकेट हो गया, तो आप देख सकते हैं कि पूरे 75 क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। अरेंज द फॉलोइंग वॉर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो गल्फ वॉर, वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर, वर्ल्ड वॉर 2, इसमें
कुछ जो है मैंने अपनी तरफ से जोड़े हैं, मत समझिए कि ये सब थे, लेकिन वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर था, तो ये आप समझ सकते हैं। वर्ल्ड वॉर टू तो आपको पता है 39 से 45 के बीच में हुआ था, कोरियन वॉर 1950 से 53, और वियतनाम वॉर आप 1955 से 75 ले सकते हैं। गल्फ वॉर, जो फर्स्ट गल्फ वॉर 1990 91 में होती, तो आप अरेंज कर सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बर्लिन ब्लॉक है जो है 1948 में ही होती है। बर्लिन को तीन तरफ से रेड आर्मी ने घेरा हुआ, वहाँ रशद उसद हवाई जहाज से ले जाया जाता है, और कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है। मेकिंग ऑफ बर्लिन वॉल 1961 में ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को डिवाइड किया जाता है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 अक्टूबर में, और अफगानिस्तान को यूएसएसआर इन्वेट करता है 1979 में। इसमें भी कुछ ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से जोड़े हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एडिशन ऑफ द 9th शेड्यूल आपको पता है, ये 1951 में ही हो गया था फर्स्ट अमेंडमेंट से। ट्रांसफर सम पार्ट ऑफ इंडिया टू पाकिस्तान, ये बेरूबारी केस फेमस है 1960, कुछ कॉन्क्लेव ट्रांसफर किए गए थे। प्रीवी पर्स जो है 1971 में 26th अमेंडमेंट से जो है इसको प्रीवी पर्स, मतलब राजाओं को जो पेंशन मिलती थी, राजाओं मतलब रियासत जो थे 565 जो इंटीग्रेट हुए थे, उनके रियासतदारों को जो मिलती थी मोटा रकम, उसको बंद कर दिया था इंदिरा गांधी ने। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मंडल कमीशन रिपोर्ट 1990 में मुझे लगता है कि बीपी सिंह ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। सो आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत स्टूडेंट उसको याद करते हैं, 1960 वर्ल्ड बैंक के मेडिएशन से हुई थी। कारगिल वॉर मई 1999 में। इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 68 में अडॉप्ट और 70 में साइन होता है। इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन टॉक शुरुआत जो होती है सॉल्ट वन की 1972 में होती है, 72 आप अरेंज कर सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एनवायरमेंटल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में होता है। 2 साल पहले या 3 साल पहले हम लोगों ने स्टॉकहोम +50 सेलिब्रेट किया है। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड मैंने जोड़ा है इसको 2015 में। बर्टलैंड रिपोर्ट जिसमें आवर कॉमन फ्यूचर नाम की रिपोर्ट निकाली गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का थॉट इससे निकल के आता है, ये 1987 में। और क्योटो प्रोटोकॉल जिसमें पहली बार लीगली बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन टारगेट डेवलप्ड कंट्री को दिया गया था 1997 में अडॉप्ट हुआ, और मुझे लगता है शायद 2005 में जाके ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ। आप अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी अरेंज करने के मैच करने के लिए हंगरी इन्वेजन, मतलब यूएसएसआर ने टैंक भेज के उसके पॉपुलर रिवोल्ट को दबा दिया था 1956 में। यूएसएसआर खुद फॉल कर गया था दिसंबर 1991 में। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ज्वाइन करता है यूएन को 1971 में। तब तक आपको जान के हैरत होगी कि ताइवान को असली चाइना माना जाता था वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा, और वो परमानेंट मेंबर भी था और यूनाइटेड नेशन का मेंबर था, मेन चाइना नहीं था। यूएसएसआर चेकोस्लोवाकिया को इन्वेट करता है। यहाँ पे एक प्राग स्प्रिंग होती है। प्राग स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग के मौसम में प्राग जो राजधानी है चेकोस्लोवाकिया की, वहाँ पे लोग सड़कों पे उतर आते हैं, लेकिन टैंक भेज के ब्रेजनेव ने उसको भी दबा दिया 1968 में। तो ये सबको मैच करने दिया गया था। 53 हु सेड दैट नेचर ऑफ स्टेट इज ए स्टेट ऑफ वॉर वेयर एवरीवन इज अगेंस्ट एवरीवन। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? थॉमस हॉब्स, स्टेट ऑफ नेचर। विच शेड्यूल हैज प्रोविजंस फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। इससे भी आसान क्या हो सकता है? 8th शेड्यूल विच इज मैच्ड करेक्टली प्रीवी पर्स 26th अमेंडमेंट से। इलेक्शन ट्रिब्यूनल होती थी पहले, अब तो हाईकोर्ट में इलेक्शन के पिटीशन जाते हैं, ये 19th अमेंडमेंट से ही हटा दिया गया था। गोवा जो है वो यूनियन टेरेटरी 12वें अमेंडमेंट से बनता है, और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन होती है 7th अमेंडमेंट में। ये दोनों दो मैंने जोड़ा है, ये डेफिनेटली स्टूडेंट ने कहा है कि ये थी, बाकी दो रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। tyranny of the majority is commonly attributed to Alex de Tocqueville। वैसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी को tyranny of majority ही कहा था। 57 नेशन एज इमेजिन कम्युनिटी इज ए कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय बेनेडिक्ट एंडरसन। ये बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमिटमेंट टू सेकुलरिज्म इज इंश्राइंड इन प्रियम्बल, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ इंडिया को एक एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया जाता है, और इसमें से जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड है ये 42nd अमेंडमेंट 96 से इंसर्ट किया जाता है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने आया था, तो ये भी है, हमें लग रहा है कुछ रिपीटेशन है। आपने अभी देखा 1968 चेकोस्लोवाकिया प्राग रिवॉल्यूशन में दबाया गया, 1956
हंगरी को अफगानिस्तान 1979, और यूक्रेन वॉर मैंने जोड़ दिया है 2022। तो ये भी एक डुप्लीकेट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया है। 60. Which article of the Indian Constitution provides safeguards against arbitrary arrest and detention? तो ये है आर्टिकल 22, जिसको कि एक नेसेसरी इविल भी कई लोग कहते हैं, नेसेसरी न्यूसेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी प्रोविजन है। विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वाइड? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, हम लोग सभी इसको जानते हैं, जिसकी हेडक्वार्टर मुझे लगता है लंदन में, चेक कर लीजिएगा। जॉन तो मीडियम लेवल का कह सकते हैं। जॉन रॉल्स हाइपोथेटिकल सिनेरियो ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर इज टर्म्ड एज, तो इसमें ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस था, तो ऑफकोर्स ओरिजिनल पोजीशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो बिल्डिंग गुड रिलेशन विथ नेशन, सिक्योरिटी एंड पीस कीपिंग, हेल्पिंग इकोनॉमिकली वीकर नेशंस एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर जो है ये तो काम यूनाइटेड नेशन का है नहीं, इसको आप ऑड वन आउट कर सकते हैं। ए डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? रूसो के द्वारा, आप ये गेस कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन इंडिया पाकिस्तान फॉरेन रिलेशन। कराची एग्रीमेंट जो है एक मिलिट्री, हायर लेवल मिलिट्री के बीच में एक सीज फायर, एक तरह का एग्रीमेंट था जम्मू कश्मीर में, फर्स्ट जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको याद रखना, कई जगह हम लोगों ने इसको देखा नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960। ऑपरेशन जिब्राल्टर भी हो सकता है कई स्टूडेंट को पता ना हो कि पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर में जो अभी भी चल रहा है उनका, वो ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया था वहाँ पे एक तरह का टेररिज्म फैलाने का, अव्यवस्था या एक एनार्की फैलाने का, जो है इन्फिल्ट्रेट करके बाहर से नॉन स्टेट एक्टर के थ्रू। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर उसको नाम दिया, और शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ था। आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। ये शिमला एग्रीमेंट जो है आफ्टर 1971 इंडो पाक या बांग्लादेश वॉर हुआ था। 66. विच रिसर्च मेथड कंबाइंस हिस्टोरिकल एनालिसिस एंड पॉलिटिकल साइंस रिसर्च मेथड टू एक्सप्लेन एन आउटकम? ये सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर है एनालिटिकल नैरेटिव। यहाँ पढ़ लीजिए, एनालिटिकल नैरेटिव बेसिकली दो मेथड को एक तरह से इंटीग्रेट करता है। एक तो हिस्टोरिकल नैरेटिव, जिसमें कि क्या हुआ हिस्ट्री में आप एक तरह से नरेट करते हैं, और दूसरा है कि जो इकोनॉमिक्स से रैशनल चॉइस थ्योरी या जो मॉडर्न अप्रोच लेते हैं, एनालिटिकल अप्रोच लेते हैं या गेम थ्योरी लेते हैं, उसके थ्रू जो है हम एनालाइज करते हैं कि कैसे हिस्टोरिकल नैरेटिव में हम ये कह सकते हैं कि एक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस ने स्ट्रैटेजिक डिसीजन किया और उससे वो आउटकम आया। इसको और आप पढ़ सकते हैं। प्रोसेस ट्रेसिंग जो है ये भी आपको जानना चाहिए। मतलब जैसे यदि हम कहें कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 में हुआ, तो इसको एनालाइज करने के लिए हम डिटेल केस स्टडी मेथड से हम पूरे उस प्रोसेसेस को एक तरह से बैकवर्ड ट्रेस करते हैं, जो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, प्रोसेसुअल एनालिसिस, जिससे कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ। इसको प्रोसेस ट्रेसिंग कहते हैं, जिससे कि हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश करने में आसानी होती है। पाथ डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि इंस्टीट्यूशनल जो डिसीजन मेकिंग होती है या जो रास्ता एडॉप्ट करता है इंस्टीट्यूशन, जिस अप्रोच को लेता है, वो पाथ डिपेंडेंट होती है। मतलब हिस्टोरिकली यदि इंस्टीट्यूशन ने कोई पाथ तय कर लिया है, मान लीजिए आज से 25 साल पहले इंडियन पार्लियामेंट ने एक रास्ता छोड़ा और दूसरा रास्ता अपना लिया, उसके बाद तो फिर बहुत सारे और रास्ते अपनाएंगे, लेकिन फिर बैक जाके आप यहाँ नहीं जा सकते हो। तो मतलब पाथ डिपेंडेंसी जो है आपके पुराने डिसीजन यदि आपके आगे आने वाले डिसीजन पे जो है अफेक्ट करते हैं। तो फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑस्ट्रेलिया किस टाइप के इलेक्ट्रल सिस्टम को यूज करता है, ये पूछा गया था। और ये प्रेफरेंशियल वोटिंग है, इसको रैंक चॉइस वोटिंग कहते हैं, जिसमें कि जो वोटर होते हैं वो 1, 2, 3 इस तरह से चूज करते हैं, और जो फर्स्ट टाइम में केवल फर्स्ट रैंक वोट जो है वो काउंट होती है। तो उसमें किसी को 51% मिल गया तो जीत जाता है, नहीं तो जो सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिलते हैं उसको ख़त्म करके उसके जो सेकंड प्रेफरेंस होते हैं वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और इस तरीके से फिर काउंटिंग होती है। प्रेफरेंशियल वोटिंग, रैंक चॉइस वोटिंग भी कहते हैं, RCV। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट CAG? CAG आम पार्लियामेंट का नहीं है, CAG एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव यानी ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। CAG ऑडिट ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सही है। CAG अप्रूव्स मनी टू गवर्नमेंट, नो, पार्लियामेंट अप्रूव्स मनी, नॉट CAG। CAG ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है, आर्टिकल 148 में है। ये बेसिकली अकाउंट एंड ऑडिट करता है और ये देखता है कि मनी जिसके लिए पार्लियामेंट ने एलोकेट किया था उसी काम के लिए सही ढंग से खर्च किया गया है या नहीं।
मैच द फॉलोइंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, ये स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजिंग लगा है। जैसे इलीगल रेडिकल पार्टिसिपेशन, मैंने तो यहाँ मैच कर दिया है। लाइक रेडिकल पार्टिसिपेशन क्या होगा कि आप टेररिस्ट एक्टिविटी में आओ, एंटी सोशल एक्टिविटी करो, मारपीट करो, आर्सन करो, तो वो तो इलीगल या रेडिकल पार्टिसिपेशन है पीपल का। कई बार पीपल इस तरह के दंगा में आ भी जाते हैं। कन्वेंशनल पार्टिसिपेशन इलेक्शन है। लेस कन्वेंशनल पिकेटिंग करना, साइन करना, पेटिशन, घेराव, ये सब है। पब्लिक ओपिनियन प्रोटेस्ट हो सकता है। सो मैंने तो मैच कर दिया है, लेकिन इस तरह से मैच करना आया था। वेयर वॉज सार्क एस्टेब्लिश, जैसा मैंने कहा कि ये भी डुप्लीकेट क्वेश्चन लगता है। शायद ये पूछा गया था कि सार्क कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, तो ये ढाका बांग्लादेश में 1985 में हुआ था, ना कि उन्होंने ईयर पूछा था। 71 who critically examined the myth of men as warriors and women as beautiful soul in her book Women and War, तो जीन बेथेक एल्स्टीन है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना बहुत आसान नहीं है, लेकिन एक बार जान जाए तो आप इस मिथ को उन्होंने बर्स्ट किया कि मतलब जो वेस्टर्न वर्ल्ड में बनाया जाता है ना कि मैन जो है नाइट और वो सिवैलरियस, मतलब वो वॉरियर हैं, और वोमेन क्या है, ब्यूटीफुल सोल जो इनकरेज करती हैं अपने अपने वीर पुरुष को युद्ध मैदान में जाने को। इस टाइप का जो है, जो डिवीजन है, ये जेंडर डिवीजन है इवन वॉर में भी या सोसाइटी में। तो उस मिथ को जो है बस्ट करती है जीन बेथेक एल्स्टीन। 72 अंडर एमजी नरेगा एवरी रूरल हाउस होल्ड को कितने दिन का जो है वेज, गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है एक फाइनेंशियल ईयर में? 100 दिन का मिलता है। ये स्टूडेंट, कई स्टूडेंट याद करते हैं, फिर मैंने मीडियम कहा है। द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म इन जनरली कंसिडर्ड टू हैव बिगिन इन, ये क्वेश्चन हो सकता है मीडियम हो। वैसे काफ़ी आसान है कि मिड 19th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी तक फर्स्ट वेव फेमिनिज्म माना जाता है, जिसमें कि इक्वलिटी, खास करके पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू वोट, इन सबको उठाया गया था। 74 क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री, तो ये मैंने बनाया है, कुछ ही इसमें से मुझे मिला, लाइक फॉर्मलाइजेशन ऑफ मिजोरम एज ए स्टेट। तो इन सब का डेट देख लीजिएगा। मिजोरम मुझे लगता है 1987 में मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश स्टेट बनाए गए। छत्तीसगढ़ 2001 में झारखंड एंड उत्तराखंड के साथ स्टेट बनता है। सिक्किम 1975 में स्टेट बनता है। और गोवा की लिबरेशन कब होती है? 1962, चेक कर लीजिएगा, 61 में। मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा, आप मिला सकते हैं। 75 हु प्रपोज द आइडिया ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एम एन रॉय, ये भी क्वेश्चन मीडियम लेवल का है, लेकिन ये काफ़ी घिसा पिटा क्वेश्चन है, कई जगह आया है। डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ 75, अब हम लोग थोड़ी कट ऑफ पे चर्चा करेंगे। लेकिन आपने ये देखा कि कुछ क्वेश्चन डुप्लीकेट है, तो हो सकता है कि चलिए 70 के आसपास या 71 के आसपास मेरे स्टूडेंट ने रिकॉल किया है। पहले तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट जिन्होंने भी आपने रिकॉल किया है। और सॉरी कि मैं इसको रश थ्रू कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा अभी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 15 डेज़ के अंदर आपको एक्चुअल पेपर मिलेगा, फिर उस दिन हम लोग थोड़ा डिटेल में बातचीत करेंगे। अभी आपके मन में उत्सुकता रहती है कि ये पेपर कैसा है, तो ये पेपर ईजी है, पहला बात तो है ईजी। लेकिन ये एक ट्रेंड भी है। अभी अभी नेट जेआरएफ की भी जो पेपर हुई थी काफ़ी ईजी था। लेकिन यदि आप कट ऑफ बोलेंगे कि बहुत हाई जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। मुझे लगता है कि कट ऑफ की जब मैं बात करता हूं, मैं यहाँ जेएनयू की बात कर रहा हूं। मैं जेएनयू के पीआईएसएम, आयरम और जो पोलम है उसकी बात कर रहा हूं इसमें, और जनरल की बात कर रहा हूं मैं, जनरल। इसकी मुझे लगता है कि 250 के आसपास जाना चाहिए, ±5। एंड उससे नीचे उसी तरीके से आप कह सकते हो कि जो डीयू का कट ऑफ है वो हो सकता है 230 के आसपास जाए, 230 टू 235। जो HCU हैदराबाद की जो कट ऑफ है वो भी 230 जा सकती है। BHU ये भी 230 के आसपास रह सकती है। सो 230 के ऊपर यदि आपको आता है, तो आप 4-5 जो बेहतरीन इंडिया में सोशल साइंस के इंस्टीट्यूट हैं, आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। पुडुचेरी भी लगभग 225-230 के आसपास रहेगा। बट दिस इज़ माई गेस। अब ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि इतना कोई हाई कट ऑफ, कोई कह रहा था सर 260, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि इसमें करीब 5-6 क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट हैं, थोड़ा आर्बिट जैसे हैं। उसको यदि आप निकाल दें तो इसमें गलती होने के चांसेस भी काफ़ी हैं। स्टूडेंट से गलतियां होती है, तो ठीक है, मैं आई विल स्टिक कि 250 ±5, या मैं ±5 करता हूँ, विल बी द कट ऑफ।
चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड विशेज, एंड डोंट नाउ बॉदर अबाउट द रिजल्ट एंड आउटकम। आपने अपना काम कर दिया, नाउ रिलैक्स। यदि आप जेएमआई और एएमयू या साओ या सीपीजी या सिपेट उड़ीसा या अदर एग्जाम दे रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं उस ग्रुप को ज्वाइन करके, जहां की इन डिफरेंट एग्जाम के लिए, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज होगी, लेकिन हर एग्जाम के लिए कुछ कुछ मॉक पेपर और दूसरे एग्जाम के लिए भी देंगे, तो आपको हर एग्जाम के लिए फ़ायदा होगा। आप उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। आप अपने नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर इस मेल आईडी पे भेज सकते हैं, आगे आपको गाइड की जाएगी। आप इस तरीके से मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये सारे वेबसाइट हैं, ईमेल है, टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर है, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपके सवालों के जवाब देने के। चलिए, मिलेंगे बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी।